कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से आप लोगों के बीच सॉलिड स्टेट का पार्ट 7 को यूनिट सेल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे फ्रेंड्स, बहुत ही क्लोजली फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी हैं, गुरु भी हैं, बस इतना ही समझिए। गुरु पहले हैं, फ्रेंड्स बाद में बने हैं। उनके द्वारा एक रचित कविता आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से इस कविता को सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगी। हसीन ख्वाबों को जीने में थोड़ा वक्त लगता है। हसीन ख्वाबों को जीने में थोड़ा वक्त लगता है। जमीन को आसमां होने में थोड़ा वक्त लगता है। जमीन को आसमां होने में थोड़ा वक्त लगता है। मुकव्वल इश्क नहीं होता, इश्क नहीं होता मुकव्वल इश्क दो चार बाड़ों में। चांद को पूर्णिमा होने में थोड़ा वक्त लगता है। शहर को शाम होने में थोड़ा वक्त लगता है। शहर को शाम होने में थोड़ा वक्त लगता है। जहर को जाम होने में थोड़ा वक्त लगता है। शहर को शाम होने में थोड़ा वक्त लगता है। जहर को जाम होने में थोड़ा वक्त लगता है। लगाकर पैर को कल ही, लगाकर पैर को कल ही ना हो कोई फल की आशा। लगाकर पैर को कल ही ना हो कोई फल की आशा। कली को आम बनने में थोड़ा वक्त लगता है। कली को आम बनने में थोड़ा वक्त लगता है। कल जो बेखबर थे, कल जो बेखबर थे, आज वो सब खास हो गए। कल जो बेखबर थे, आज वो खास हो गए। कल जो बीज थे, मिट्टी से मिलकर साख हो गए। कल जो बीज थे, मिट्टी से मिलकर साख हो गए। फिजा में लग गई है आग, फिजा में लग गई है आग जो मजहब की। फिजा में लग गई है आग जो मजहब की। तो सब्र रखो क्योंकि नदी को राख होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। फिजा में लग गई है आग जो मजहब की। तो सब्र रखो क्योंकि नदी को राख होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। और यूं ही आमोदर बन के वे जड़ों पर नहीं छाया। और यूं ही आमोदर बनकर वे जड़ों पर नहीं छाया। धुएं को आसमां होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो आइए, मैं बीके ठाकुर सभी से फिर सॉलिड स्टेट का पार्ट 7 कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ, यूनिट सेल के साथ शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग पार्ट 6 तक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा दोस्त। और ये पोयम हमारे गुरुवर ने हमें भेजा था। अभी वो मित्र भी हैं, लेकिन पहले वो गुरु हैं, तब मित्र। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, इसका मतलब होता है हिंदी में एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका के लिए आप कैसे इसको समझें, पहले ये चीज आप देखो, यूनिट सेल होता क्या है। जैसे समझना फिगर के द्वारा, एक क्यूबिक बनाओगे, ये समझ लोगे, फिर क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लेटिस, समझने में बहुत मजा आएगा, लेकिन इसको समझना होगा तुमको यूनिट सेल को। यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्रिस्टल सिस्टम भी अच्छी तरह से समझ लोगे और ब्रेविस लेटिस भी अच्छी तरह से समझ लोगे।
देखो ये आपका यूनिट सेल क्यूबिक के तरह होता है। अब अब इस चीज को सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये कॉर्नर होता है, इसको आप लोग कॉर्नर बोलते हो, जिसको हिंदी में बोलते हो कोना। जो इस कहलाता है लेटिस पॉइंट। क्या कहलाता है? लेटिस पॉइंट, जालक बिंदु। अब तुम देखो ना, यूनिट सेल यानी परिभाषा अगर तुमको कोई पूछेगा तो सिंपल भाषा में बोलोगे, द्विक स्थान में उस लघुत्तम पूर्ण इकाई, या सिंपल भाषा में बोलोगे यूनिट सेल का परिभाषा, वह इकाई जो 3 डायमेंशनल में, वह इकाई जो 3 डायमेंशनल में बार बार पुनरावृत्त, देखो बार बार पुनरावृत्त हो रहा है। अब यहां समझो इसको, बार बार कैसे पुनरावृत्त हो रहा है। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये मान लो तुम्हारा जेड एक्सिस है, फिर ये मान लो तुम्हारा यहाँ पर एक्स एक्सिस हुआ, ध्यान देना। फिर मान लो तुम्हारा ये वाई एक्सिस हुआ, ध्यान देना बार बार पुनरावृत्त कैसे हो रहा है। ये मान लो फिर तुम्हारा जेड एक्सिस हुआ, फिर इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। यही हुआ, बार बार पुनरावृत्त होकर, ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्त होकर दिए गए पदार्थों के, होकर दिए गए पदार्थों की सहायता से क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। यूनिट सेल कहलाता है। अब यहां पर तो तुम ये समझ गया कि यूनिट सेल क्या है, कि वह इकाई जो 3 डायमेंशनल में, वह इकाई जो 3 डायमेंशनल में बार बार पुनरावृत्त होकर दिए गए पदार्थों की सहायता से क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है? अब तुम यहां पर देखो, जैसे यहां पर ये एक 3 डायमेंशनल में आया एक पॉइंट, देखो है ना, यहां पर भी एक तुम्हारा 3 डायमेंशनल में आया है ना। अब ये मान लो ये ओरिजिन हुआ, इसकी बीच की दूरी तुम अगर ए मान लिया, ये इसकी बीच की दूरी तुम बी मान लिया, और इसको तुम सी मान लिया, उसी तरह से तुम्हारा ये ए, ये बी और ये सी, यानी यहाँ। और दूसरा पॉइंट समझो, इसमें जो कोण बनता है, यहाँ मान लो अल्फा डिग्री बन रहा है, यहाँ मान लो बीटा डिग्री बन रहा है, यहाँ मान लो गामा डिग्री बन रहा है, यानी तुम कह सकते हो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर क्या हो गया, एक्साइल एंगल, अक्षीय कोण। यानी तुम क्या कह सकते हो परिभाषा, ध्यान से समझना, ओरिजिन से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस के बीच जो भी एंगल बनता है वह एक्साइल एंगल कहलाता है, अक्षीय कोण कहलाता है। और इसके बीच की दूरी को ओरिजिन से एक्स एक्सिस, ओरिजिन से वाई एक्सिस, ओरिजिन से जेड एक्सिस, ध्यान देना, ओरिजिन से एक्स एक्सिस, ओरिजिन से वाई एक्सिस और ओरिजिन से जेड एक्सिस के बीच की दूरी को क्या कहते हो तुम लोग, एक्साइल लेंथ कहते हैं। ए बराबर बी बराबर सी, ये हो गया तुम्हारा एक्साइल लेंथ, अक्षीय दूरी। तो तुम समझा यूनिट सेल क्या होता है।
यूनिट सेल वह इकाई जो 3 डायमेंशन में बार बार पुनरावृत्त होकर दिए गए पदार्थों की सहायता से क्रिस्टल का निर्माण करता है, यूनिट सेल कहलाता है। यही है ना, बार बार पुनरावृत्ति 3 डायमेंशन में हो रहा है, स्ट्रक्चर में बार बार पुनरावृत्ति। इसके बीच जो कोण बना अल्फा बीटा गामा जो बना वो आपका एक्साइल एंगल कहलाया। इसके बीच की जो दूरी हुआ a बराबर b बराबर c जो होगा वो क्या हो गया आपका एक्साइल लेंथ हो गया, अक्षीय दूरी हो गया। अब यहाँ पर ये जो देख रहे हो प्रत्येक जगह, ये जो देख रहे हो ये प्रत्येक जगह जो देख रहे हो ये क्या है, कॉर्नर है तुम्हारा, कोना है तुम्हारा, जिसको लेटिस पॉइंट कहते हो, जालक बिंदु कहते हो ना, क्या कहते हो, जालक बिंदु कहते हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? यही आपका यूनिट सेल हुआ। अब इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार। कितने भाग में इसको बांटते हैं, 2 भाग में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला क्या हो गया आपका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, अभाज्य एकक कोशिका। फिर दूसरा क्या हो गया आपका, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का दूसरा नाम सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रीय एकक कोशिका। कितने टाइम में बांटा तुम लोग यूनिट सेल को, 2 भाग में बांटा। कौन कौन में बांटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला बांटा प्रिमिटिव यूनिट सेल, अभाज्य एकक कोशिका, और दूसरा क्या बांटा, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल यूनिट सेल, केंद्रीय एकक कोशिका। अब जानते हो प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल, या इसको ही शॉर्टकट में सिंपल क्यूबिक सेल भी बोलते हैं, जिसको तुम लोग बोलोगे SCC, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या है, सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर यूनिट सेल को 3 भाग में बांटोगे इसको। पहला बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको बोलोगे BCC, BCC। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, FCC। फिर क्या बोलोगे, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC। यहां तक तो तुम बोल दिया। अब यहाँ पर इसका हिंदी क्या होगा, ये भी एक समझने वाली बात है। इसका हिंदी होगा अंतः केंद्रित
अंतर केंद्रित एकक कोशिका, इसका फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसका अंत केंद्रित एकक कोशिका, यानी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलो या क्यू सेंटर्ड यूनिट सेल बोलो, इसके अंदर यह एकक कोशिका को तुम कितने भाग में बांटा, 3 भाग में बांटा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी बीसीसी हो गया, जिसको हिंदी में बोलोगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसको आप बोलोगे फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरा बोलोगे इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, मतलब अंत केंद्रित एकक कोशिका। तो हम लोग अब पहले एससीसी के बारे में जानेंगे, तभी सभी के बारे में जानेंगे। आए क्लियर है यहाँ तक? अब प्रिमिटिव यूनिट सेल का है दूसरा नाम है सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल एससीसी, क्या होगा इसका परिभाषा? बोलोगे हिंदी हो गया सरल घनीय कोशिका। अब तो यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले तो संघटक कण, वो एटम के भी रूप में रहता है, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहता है और आयन के भी रूप में रहता है। यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, एससीसी कहलाता है। अभी देखो तुरंत फिगर बनाया था ना, फिर से एक बार देखो फिगर बना लेते हैं शॉर्टकट में, यहाँ ध्यान देना इसको, अभी तुरंत बताए थे। ध्यान देना, तुम जान रहे हो ये कॉर्नर है। किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, ध्यान देना। पैरामीटर 6 होते हैं। अब ध्यान देना ये सभी जितना यहाँ पर है तुम्हारा, ये क्या है? कॉर्नर है। वो एटम के भी रूप, ये जो है आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो एटम के भी रूप में है या मॉलिक्यूल के भी रूप में है या आयन के भी रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। एटम के भी रूप में रहेगा, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहेगा और आयन के भी रूप में रहेगा, जो भी कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। क्या परिभाषा देखिए, यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, आप लोग को बताया करते थे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को ही कंपोनेंट पार्टिकल बोलते हैं। वह कंपोनेंट पार्टिकल है एटम के भी रूप में रहेगा, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहेगा और किस में रहेगा? आयन के भी रूप में रहेगा। समझिए तो एटम सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम ये सब एटम होगी। मॉलिक्यूल हो गया H2O2 N2 C2, ये सब आपका मॉलिक्यूल हो गया। CO2 सब मॉलिक्यूल हो गया। आयन Na+Cl-
के प्लस SO4 माइनस माइनस NO3 माइनस, ये सब आयन होते, कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर इसका उपस्थित रहेगा, वही आपका क्या कहलाएगा, सिंपल क्यूबिक शेल या सिंपल यूनिट शेल। इसको आप लोग SCC के द्वारा शॉर्टकट में करोगे। अब इसमें नंबर ऑफ एटम अगर निकालोगे, इसके लिए तुम निकालोगे नंबर ऑफ एटम, फॉर्मूला होता है कॉर्नर इंटू 1/कॉर्नर। अब देखो कितना कॉर्नर है, गिनो, देखो 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है, 8 इंटू 1/8 कट गया, कितना हो गया, SCC के लिए नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 1 हो गया SCC के लिए नंबर ऑफ एटम। क्लियर है? अब आइए, ठीक है, अब दूसरा सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका, क्या बोलिएगा, केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा क्या दे सकते हैं आप, दे सकते हैं परिभाषा, यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर, फेस या एंड पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल समझ ही रहे हो, वो एटम के भी रूप में रहेगा, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहेगा और आयन के भी रूप में रहेगा। क्या बोले परिभाषा, यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर, फेस या एंड पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है। क्लियर है? अभी तुरंत तुम लोग पढ़ा था टाइप्स में, टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला क्या होगा, BCC, दूसरा FCC, तीसरा ECC। अभी तुरंत पढ़ेंगे BCC, FCC और ECC। अब इसके बारे में हम लोग तुरंत पढ़ेंगे, शॉर्टकट, ज़्यादा कोई वेट नहीं है, बस लेकिन समझना है हमको यूनिट सेल के बारे में, इसलिए बता रहे हैं कि कोई कहोगे जो वेट नहीं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट लोग क्लियर हो गया। क्लियर है? इसको मिटाओ। हम देखो BCC क्या है, यह एक ऐसा
यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन। यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर पर भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, बीसीसी कहलाता है। देखो ध्यान देना, प्रत्येक कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा ही, प्रत्येक कॉर्नर पर रहेगा। 8 कॉर्नर होता है मालूम है। प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके सेंटर पर, उसके केंद्र पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, उसके केंद्र पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। ये बोलना चाह रहा है, उसके केंद्र पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा तुम्हारा, ये वाली एक, उसके केंद्र पर तुम्हारा एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, ये वाली उसके केंद्र पर तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, वही तुम्हारा बीसीसी कहा जाएगा। अब इसके लिए तुम नंबर ऑफ एटम निकालोगे, नंबर ऑफ एटम निकालोगे, फार्मूला वही होगा, कॉर्नर इंटू 1 कॉर्नर प्लस एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी 8 इंटू 1/8 प्लस एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, यहाँ एक ही बोला है, उसके केंद्र पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है 1 डालो, मैंने कट दिया, ये 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया, तो कितना हो गया, 2। कितना होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके लिए, बीसीसी के लिए 2। कैसे निकला नंबर ऑफ एटम, समझा? नंबर ऑफ एटम बोलेगा या नंबर ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल दे देगा। बीसीसी में कंपोनेंट पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। गणना करने की कैसे होती है, 2 समझ रहे हो। अब आइए, क्लियर है। अब इसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, दूसरा एफसीसी, ध्यान देना। एफसीसी यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके प्रत्येक फेस पर, उसके प्रत्येक फेस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, एफसीसी कहलाता है। एफसीसी के लिए हो गया, जब प्रत्येक उपस्थित रहते हैं एफसीसी के लिए कहलाता है। अब देखो इसका फेस कितना होगा, ध्यान देना, ये बीसीसी के लिए निकाले, ध्यान से समझ लो। एक फेस इसका ये हो गया, एक फेस तुम्हारा ये हो गया इसका, एक फेस देखो ये हो गया इसका, एक फेस तुम्हारा ये हो गया, एक फेस देखो ये हो गया इसका, फिर एक फेस देखो ये हो गया तुम्हारा। प्रत्येक फेस एक फेस तुम्हारा ये हो गया। ध्यान देना, हम कैसे कर रहे हैं, कंसंट्रेट बना करके देखोगे, हर एक चीज समझ में आएगा। कितना फेस हो गया तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 को इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, यानी इसके लिए तुमको फेस कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके लिए तुम अगर नंबर ऑफ एटम निकालोगे, इसके लिए तुम नंबर ऑफ एटम अगर निकालोगे, नंबर ऑफ एटम क्या कहोगे,
कॉर्नर इंटू 1/, कॉर्नर प्लस फेस इंटू 1/2, क्योंकि एक फेस देख रहे हो दो कोण से बटा हुआ है ना, एक फेस जो है तुम्हारा दो कोण से बटा हुआ है, यानी फेस हो गया तुम्हारा कोस, कोस होता है 12, पैरामीटर होता है 6, कॉर्नर होता है तुम्हारा 8। ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 8 इंटू 1/8 प्लस फेस कितना हो गया तुम्हारा 6 इंटू 1/2, 2 तिया 6 कट गया, 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। एफसीसी के लिए कितना निकाला नंबर ऑफ एटम की संख्या 4 हुआ। बीसीसी के लिए तुम अभी कितना निकाला था 2 निकाला था। एससीसी के लिए तुम कितना निकाला 1 निकाला। कैसे निकाल रहा है देख रहे हो। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एफसीसी के लिए क्या कहेगा, यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके प्रत्येक फेस पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, एफसीसी कहलाता है। देखो उसके प्रत्येक फेस पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित है, 6 फेस हो रहा है। नंबर ऑफ एटम निकालोगे, कॉर्नर इंटू 1/कॉर्नर, कॉर्नर तुम देखी हो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर है, ये देख रहे हो तुम 8 कॉर्नर है तुम्हारा, कॉर्नर इंटू 1/कॉर्नर, 6 को फेस हो गया, फेस इंटू 1/2, कॉर्नर हो गया 8 इंटू 1/8 प्लस फेस हो गया तुम्हारा 6 इंटू 1/2, 2 तिया 6 3, और यहाँ 1 1 + 3 = 4। समझ में आ गया एफसीसी। अब समझोगे ईसीसी, इसी में कर देते हैं अंत केंद्रित ईसीसी। अब इसके लिए तुम परिभाषा क्या बोलोगे, यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उसके प्रत्येक ईसीसी के लिए यह एक ऐसा यूनिट सेल है जिसके प्रत्येक कॉर्नर के अलावा उस क्यूबिक के अपोजिट फेस पर या एंड पॉइंट पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है ईसीसी कहलाता है। अब देखो ये तो तुम्हारा क्यूबिक हो गया, इसका अपोजिट फेस क्या हो जाएगा, एक मान लो ये अपोजिट फेस लोगे, एक ये अपोजिट फेस लोगे। अगर मान लो ये तुमको लेने का मन नहीं किया अपोजिट फेस, तो तुम ये भी अपोजिट फेस ले सकते हो। अपोजिट फेस यानी इसका नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे, कॉर्नर इंटू 1/कॉर्नर प्लस अपोजिट फेस इंटू 1/2, यानी 8 इंटू 1/8, अपोजिट फेस क्या होगा 2 इंटू 1/2, यानी 1 + 1 = 2। ईसीसी के लिए अपोजिट फेस में कितना नंबर ऑफ एटम की संख्या आ गया 2। एफसीसी के लिए नंबर ऑफ एटम तुम कितना निकाला 4। बीसीसी के लिए कितना निकाला 2, और एससीसी के लिए कितना निकाला 1। इसके लिए ट्रिक देखो, ठीक है। कहीं किसी को कोई दिक्कत क्लियर हो रही है ना, चलिए यूनिट से नंबर ऑफ एटम, जिसको जेड से इंडिकेट करेगा नोमिकल पॉइंट में, ध्यान रखना
जेड से इंडिकेट करेगा जब न्यूमेरिकल इंडिकेट करेंगे। यानी पहला देखा है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। इसलिए नंबर ऑफ एटम कितना निकाला 2 1 सॉरी एससीसी के लिए कितना निकाला 1, बीसीसी के लिए कितना निकाला 2, एफसीसी के लिए कितना निकाला 4 और ईसीसी के लिए कितना निकाला 2। यानी क्या इसको इसका ट्रिक तुम क्या रखोगे 1 2 का 4 ध्यान देना 1 2 का 4 1 2 का 4 अब 4 2 का 1 4 2 का 1 यहाँ सुना है एजी ओजी लोजी सुनोजी कहता हूँ मैं जो तुम भी करो जी क्या 1 2 का 4 4 2 का 1 ये नंबर ऑफ एटम निकल गया। तो कैसे तुम समझा यूनिट सेल के बारे में समझा उसका नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेशन करोगे वो समझिए। अब आ गया इसको समझाना तुम लोग को बहुत जरूरी था। ये अगर तुम समझ गए तो समझो तुम कि क्रिस्टल सिस्टम समझ लिया, क्रिस्टल सिस्टम समझ लिया तुम समझो ब्रेविस लैटिस समझ लिया। क्लियर है? इसको करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्ट 8 में पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस जालन। वैसे क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है 7, ब्रेविस लेटिस कितना होता है 14। क्रिस्टल सिस्टम कितना होता है 7, ब्रेविस लेटिस कितना होता है 14, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 वीडियो में देखेंगे। ठीक है।